नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर KBS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महाकुंभ सीरीज में हम यूनिट वाइज MCQ देख रहे थे। आज हम देखेंगे यूनिट 2 से संबंधित, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा है यूनिट 2 से संबंधित। साथियों, यूनिट 2 से संबंधित आज देखिए मध्य प्रदेश के लोक संगीत व साहित्यकार, इनसे संबंधित MCQ देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न, गणगौर पर्व कितने दिनों तक चलता है? 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन। गणगौर पर्व कितने दिन तक चलता है साथियों? तो कितने दिनों तक चलता है? 9 दिनों तक चलता है। किस क्षेत्र में चलता है साथियों? किस क्षेत्र में? मालवा एवं निमाड़। अब इसमें तो बताने की नहीं जरूरत है ना कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है साथियों, क्योंकि आपको पता ही कि इधर कौन सी जनजाति निवास करती है। मैं ये बता रहा, इसमें पूजा किसकी की जाती है साथियों? तो शिव और पार्वती जी की, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। किस क्षेत्र में की जाती है मैं ये नहीं बता रहा, या फिर किस जनजाति में की जा रही, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गणगौर किस जनजाति द्वारा मनाया जाएगा। अब इससे भी नहीं पता तो मैंने क्षेत्र बता दिया, मालवा निमाड़। इससे आपको पता होगा कि ये इधर कौन सी जनजाति निवास करती है, उस हिसाब से आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, किस जनजाति द्वारा रनौता त्योहार मनाया जाता है? गोंड, कोरकू, भील, बैगा। किसके द्वारा मनाया जाता है साथियों? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। ये बैगा जनजाति द्वारा बनाया। इसमें क्या किया जाता है साथियों? मधुमक्खी की पूजा की जाती है। मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। निर्जा उत्सव किस क्षेत्र का उत्सव है? निर्जा उत्सव किस क्षेत्र का उत्सव है साथियों? पहला बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा। किस क्षेत्र का है साथियों? तो ये है आपका मालवा का। कितने दिनों तक बनाया जाता है साथियों? तो ये 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 9 दिन तक चलता है। क्लियर है? यह कब से मनाया जाता है? दशहरे पूर्व से मनाया जाता है। दशहरे के पूर्व से मनाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। और ये साथियों महिला उत्सव है। फेफरिया लोक नृत्य किस अंचल से संबंधित है? बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड। फेफरियर लोक नृत्य किस अंचल से संबंधित है साथियों? तो ये किससे संबंधित है? निमाड़ से। किससे संबंधित है? निमाड़ से। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है? साथियों, कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है? पहला है आपका भड़ौनी, दूसरा है बिरवाल्य, तीसरा है भगोरिया, चौथा है लहारी। तो कौन सा नहीं है साथियों भील जनजाति से संबंधित? तो साथियों भीड़ जनजाति से संबंधित भड़ौनी नहीं है। कौन नहीं है साथियों? भड़ौनी नहीं है। आगे चलते हैं। लोक नाट्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूद का प्रयोग सही प्रयोग कर उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड मतलब कौन सा कहाँ है? गम्मत मालवा, हिंगोला बघेलखंड, अखाड़ा निमाड़ और रामदंगल बुंदेलखंड। साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बता दीजिए, आप लोग कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन 3 2 4 1, तीसरा ऑप्शन है 1 4 3 2, साथियों चौथा ऑप्शन 3 2 1 4। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखते हैं यहाँ पे साथियों, अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले गम्मत के बारे में देखते हैं साथियों। गम्मत साथियों निमाड़ अंचल से है। कहाँ से है? निमाड़ से। ये कब मनाया जाता है साथियों? नवरात्रि, होली, गणगौर, तीनों अवसर पर मनाया जाता है। साथियों इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है?
वाद्य यंत्र की बात करें साथियों तो इसमें मृदंग, झांझ, ये क्या है? वाद्य यंत्र है। कलाकार कौन है साथियों? कलाकार की बात करें तो इसमें कुठगरिया है, कुठगरिया है। इसके कलाकार कौन है साथियों? कुठगरिया है। ये किसके बारे में हम देख लिए? गम्मत के बारे में। अब देखेंगे हिंगोला के बारे में। हिंगोला के बारे में बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र से है साथियों? बघेलखंड। किस क्षेत्र से है? बघेलखंड। ये 2 दलों में गीत का नोक झोंक होता है, 2 दलों के मध्य होता है। क्या होता है? 2 दलों के मध्य गीत होता है साथियों। ठीक है, जो जीता वही विजेता। तीसरा देखते हैं अखाड़ा। ये कब होता है? ये भी बुंदेल, पहले पता करते हैं किस अंचल से है। तो ये बुंदेलखंड से। ठीक है, पहले वाला कौन सा था? हिंगोला, बघेलखंड से। हिंगोल किससे से साथियों? बघेलखंड से। ये किससे है? बुंदेलखंड अंचल से है। और ये साथियों विजयदशमी के अवसर पर होता है। किसमें? विजयदशमी के अवसर पर। आगे देखते हैं रामदंगल। तो साथियों रामदंगल के क्षेत्र में है तो ये है मालवा में। किस अंचल में है? मालवा से। और ये मालवा का प्राचीन लोकनाथ है। क्या है? मालवा का प्राचीन लोकनाथ। ठीक है, तो अब देखते हैं गम्मत किससे संबंधित है साथियों? निमाड़ से। पहले का तीसरा किस में है? तो पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं, दूसरे में है और तीसरे में है। ठीक है, फिर हिंगोला का संबंध किससे साथियों? हिंगोल किससे? बघेलखंड से। दोनों ऑप्शन में है। अखाड़ा का संबंध देखो किससे है? बुंदेलखंड से। मतलब चौथे में। मतलब क्या हो गया साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी। और रामदंगल का किससे है? मालवा से है। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक गायन निमाड़ अंचल से संबंधित नहीं है? निमाड़ से संबंधित नहीं है साथियों, कौन सा? तेजा जी कथा गायन, मसान्या, नागपंथी गायन और गवलन। साथियों कौन सा नहीं है? हम इसके बारे में देखेंगे। अभी आप लोग कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं साथियों, तीजा जी के बारे में देखते हैं। निमाड़ अंचल से पूजा। तीजा जी किस में है साथियों? मालवा अंचल में है। ठीक है, मसान्या की बात करते हैं तो ये निमाड़ अंचल से है। किससे है? निमाड़ अंचल से। और इसमें क्या है साथियों? ये सामूहिक पुरुष प्रधान मृत्यु गीत है। क्या है साथियों? मसान्या क्या है आपका? पुरुष प्रधान मृत्यु गीत है। स्त्री प्रधान नहीं है साथियों, पुरुष प्रधान है। वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो साथियों इसमें वाद्य यंत्र है झांझ, मृदंग, इकतारा। क्या है? झांझ, मृदंग, इकतारा। ये क्या है साथियों? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नागपंथी गायन की बात करते हैं साथियों तो ये भी निमाड़ अंचल है। किससे संबंधित है? निमाड़ से। ये क्या होता है साथियों? नाथ जोगी प्रायः गोरख, कबीर अथवा भरथरी गाते हैं। वाद्य यंत्र क्या है? रेकड़ी। अब ये रेकड़ी क्या है साथियों? मेरे को भी नहीं पता। गवलन। गवलन की बात करें साथियों तो ये है निमाड़ अंचल और इसमें 3 शैलियां होती हैं। कितनी शैली होती हैं साथियों? 3।
क्या होता है? पहला गरबा, गरबी, गवलन। ठीक है, देखो गरबा है स्त्री प्रधान, जस्ट उल्टा है, गरबी है पुरुष प्रधान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है साथियों। गरबा लिखा है मतलब ये नहीं पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या पूछे, माल निमाड़ अंचल से संबंधित नहीं। पहला क्या है? मालवा संबंधित, मतलब तीजा जी का कथा गायन किससे संबंधित नहीं है? निमाड़ से संबंधित नहीं, क्योंकि वो किससे संबंधित है साथियों? मालवा से संबंधित है। बाकी तीनों आपके किससे संबंधित है? निमाड़ अंचल से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक गायन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है अंचल, एक साइड है लोक गायन। मतलब कौन सा लोक गायन किस अंचल में प्रचलित है साथियों? पहला देखते हैं निमाड़, भीला गीत, मालवा, सीदेव, बुंदेलखंड, नागपंथी गायन और बघेलखंड गोपे गायन। पहला ऑप्शन है 4 2 1 3, 1 2 3 4, 3 4 1 2 और साथियों 3 1 4 2। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। आइए देखते हैं साथियों, निमाड़, निमाड़ से क्या है साथियों संबंधित? तो निमाड़ में क्या होता है? अभी देखे थे नागपंथी गायन, निमाड़ में क्या चलता है साथियों? नागपंथी गायन। मालवा में क्या चलता है साथियों? भोपे गायन, मालवा में भोपे गायन चलता है। बुंदेलखंड में क्या चलता है साथियों? भोला गीत, बुंदेलखंड में क्या चलता है? भोला गीत। और बघेलखंड में सीधे। मतलब पहले का क्या है साथियों? तीसरा, दूसरे क्या है? चौथा। तीसरे का क्या है? पहला। और चौथे का क्या है साथियों? दूसरा। किसमें? 3 4 1 2, किसमें? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या साथियों? सही है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भरथरी गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? भरथरी गायन का संबंध किस क्षेत्र से? पहला मालवा, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड, चौथा निमाड़। भरथरी गायन का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों? तो साथियों इसका संबंध है मालवा से। किससे संबंधित है? मालवा से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, काठी क्या है? लोक चित्रकला, लोकनाट्य, लोक गायन, लोक शिल्प। काठी क्या है साथियों? तो काठी का संबंध किससे है? निमाड़ से। किससे संबंध है? निमाड़ से। और क्या है साथियों? तो यह है लोकनाट्य है। काठी क्या है? लोक नाट्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से है? कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से? पहला बुंदेलखंड, दूसरा मालवा, तीसरा निमाड़, चौथा इनमें से कोई नहीं साथियों। कानड़ा नृत्य का संबंध किस अंचल से है? तो साथियों कानड़ा नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। ठीक है, बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड में भी किस किस जाति का है साथियों? तो धोबी जाति का है। धोबी जनजाति के ये नृत्य है बुंदेलखंड में। इसके कलाकार कौन है साथियों? कलाकार की बात करें तो लक्ष्मी नारायण रजक। जिला कौन सा है साथियों? सागर जिला। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? सागर जिले से संबंधित है। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ज्ञानेश्वरी देवी का संबंध किस कला से है? ज्ञानेश्वरी देवी का संबंध किस कला से? पहला लोक चित्रकला, लोक गायक, लोक नृत्य, लोक नाच। तो साथियों ज्ञानेश्वरी देवी का संबंध किस जिले से है? वह सॉरी किस कला से है? तो इनका है लोकनाथ से। किस जिले से संबंधित है साथियों? तो ये है कटनी से। किस जिले से संबंधित है? कटनी से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन तीन अन्य तीन से भिन्न है? हीड़, चौकड़िया, बसदेवा, कलसा।
कौन 3 से अलग है साथियों, ये बताना है। तो साथियों क्या होगा, कलसा। कलसा अलग क्यों होगा साथियों, क्योंकि हीर, चौकड़िया और बसदेवा ये क्या है साथियों, आपके लोक गायन है। क्या है, लोक गायन। जबकि कलसा क्या है साथियों, आपका लोक नृत्य है। कलसा क्या है साथियों, लोक नृत्य है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रंगकर्मी बाबा डीके का मूल नाम क्या है। भूषण डीके, राम नरेश, दिवाकर डीके, गंगाधर महादेव। क्या है साथियों बाबा डीके का मूल नाम, तो गंगाधर महादेव इनका मूल नाम है साथियों। क्या है, गंगाधर महादेव। जन्म कब हुआ साथियों, 1919 में। किस जिले में, नीमच में। 1919 में नीमच में हुआ। विशेष क्या है इनके बारे में, तो इनके बारे में विशेष साथियों अकांड तांडव नामक रचना में अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया। कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर। कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया है साथियों, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर। तो साथियों आपका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो साथियों आपका सही आंसर है देवास। क्या है, देवास। क्लियर। आगे देखते हैं इनके बारे में, कुमार गंधर्व के बारे में। जन्म की बात करें साथियों, 8 अप्रैल 1924। क्लियर। ठीक है, कब हुआ था, उपसतनाम क्या है साथियों, संगीत का कवि। कर्मस्थली क्या है, देवास। और जन्म स्थल क्या है, जन्मभूमि साथियों इनका है सुलेभावी ग्राम, बेलग्राम में। कहाँ साथियों, कर्नाटक। इनका जन्म कहाँ हुआ है, कर्नाटक में। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का संबंध किस स्थान से है। पहला है वृंदावन, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है नासिक। कहाँ से संबंधित है साथियों, महान संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का संबंध कहाँ से है। तो साथियों कहाँ से है जल्दी से बताइए। उनका संबंध है वृंदावन से। कहाँ से है, वृंदावन से। अब साथियों रामतनु पांडे के बारे में थोड़ा सा जान लो, अर्थात तानसेन के बारे में। ठीक है, जन्म कब हुआ साथियों, 1506 में। कहाँ, बेहट ग्वालियर में। ठीक है, मूल नाम क्या है साथियों, रामतनु पांडे, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और साथियों तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है तानसेन समारोह साथियों, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में। कहाँ आयोजित होता है, ग्वालियर में आयोजित होता है। आगे चलते हैं।
उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, इंदौर, रायगढ़, मैहर। कहाँ से संबंधित है साथियों? उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंधित हैं? तो साथियों ये है इंदौर घराने से। ठीक है। जन्म कब हुआ साथियों इनका? 1913 में। कहाँ हुआ? इंदौर घराने से, अर्थात इंदौर में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कुंजीलाल दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, अनिल काकोड़कर, शंकर लक्ष्मण। साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो ये अनिल काकोड़कर को जाना जाता है। किसे? अनिल काकोड़कर को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ साथियों? जन्म हुआ था 1943 में। कहाँ? बड़वानी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम प्रकाश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोन, तिसार, संतूर, शहनाई। ओम प्रकाश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध है संतूर से। किससे संबंध है? संतूर से। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है? मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम। क्या है साथियों? जल्दी से बताइए। कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सा है साथियों? तो क्या है साथियों? अभिज्ञान शकुंतलम है। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में शकुंतला के पिता कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम में नाटक में शकुंतला के पिता कौन है साथियों? पहला वशिष्ठ, दुर्वासा, कर्ण, विश्वामित्र। कौन है साथियों? आपको पता ही होगा, कर्ण है। कौन है? कर्ण। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शतकत्रय किसकी रचना है? भर्तृहरि, भूषण, भवभूति, वाणभट्ट। शतकत्रय किसकी रचना है साथियों? ये किसकी है? भर्तृहरि की। किसकी रचना है? भर्तृहरि की। और क्या क्या है इसकी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ठीक है, क्या क्या है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ये सब इससे संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन साहित्यकार भवभूति का वास्तविक नाम क्या है? पहला नीलकंठ, दूसरा श्रीकंठ, तीसरा जटाशंकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्राचीन साहित्यकार भवभूति का वास्तविक नाम क्या है साथियों? तो साथियों इनका वास्तविक नाम है श्रीकंठ। क्या नाम है? श्रीकंठ है। ठीक है, रचनाएं क्या क्या हैं? रचनाएं की बात करते हैं तो मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र। ये सब किसकी रचना है साथियों? भवभूति की रचना है। किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। आगे चलते हैं। किस साहित्यकार का नाम अम्बेक है? किस साहित्यकार का नाम अम्बेक है? पहला बाणभट्ट, दूसरा भूषण, तीसरा भर्तृहरि, चौथा भवभूति। साथियों अम्बेक किसका नाम है? तो साथी सही आंसर होगा साथियों आपका भवभूति। जी हाँ, भवभूति का नाम है। इन्हें भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन कहा जाता है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, त्रिकांडी किसकी रचना का अन्य नाम है? भर्तृहरि, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट। त्रिकांडी किसकी रचना का अन्य नाम है साथियों? तो किसकी रचना का नाम है साथियों? तो ये है भर्तृहरि की रचना। किसकी रचना? भर्तृहरि की रचना का अन्य नाम है। आगे चलते हैं, कादम्बरी किसकी रचना है साथियों? कादम्बरी किसकी रचना है ये बताना है आपको। तो साथियों कादम्बरी किसकी रचना है जल्दी से बताइए। पहला भवभूति, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा केशवदास, चौथा पद्माकर। तो साथियों भवभूति किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। और इनकी रचना क्या क्या है साथियों? तो हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये तो बता दिया, ठीक है ना। मुकुटाड़ितक, चंडी शतक, पार्वती पड़ी, ये सब किसकी रचना है साथियों? बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि। तो साथियों इनकी दरबारी कवि किसके थे? हर्षवर्धन के। किसके दरबारी कवि थे साथियों? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं, शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? पहला कालिदास, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा भर्तृहरि, चौथा भवभूति। शब्द धातु समीक्षा किसकी रचना है साथियों? तो शब्द धातु समीक्षा ये है भर्तृहरि की रचना। किसकी रचना है? भर्तृहरि की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं और अलग? शतक त्रय अभी तो बता दिया था, मीमांसा, ये सब इनकी रचना है। आगे चलते हैं, भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा यशोवर्मन, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भवभूति किसके दरबारी कवि थे? तो भवभूति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं, निम्न में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? पहला कवि पद्माकर, केशवदास, राजा भोज, भूषण। तो साथियों किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? तो साथियों ये कहा जाता है केशवदास को। किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। साथियों जन्म कहाँ हुआ था इनका? ओरछा में हुआ था। और साथियों रचना की बात कर लेते हैं, तो इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी। ये सब क्या है? इनकी रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सही सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पर एक साइड लिखा है साहित्यकार, दूसरी साइड लिखा है आपका रचना। तो साथियों इतने सारे रचना देख चुके हैं तो आपसे तो आ जाना चाहिए कि कौन सी रचना किस साहित्यकार की है। पद्माकर, रामचंद्रिका, भूषण, गंगा लहरी, केशवदास, चंपू रामायण और राजा भोज, शिवा वामनी। पहला है साथियों BC AD, CA BD, BD CA और AB AD BC। तो बताइए साथियों किसकी क्या रचना है? देखते हैं, पद्माकर की क्या है साथियों? गंगा लहरी। पद्माकर की क्या है? गंगा लहरी है। भूषण की क्या है साथियों? शिवा वामनी। भूषण की क्या है? शिवा वामनी है। केशवदास की क्या है साथियों? तो केशवदास की रामचंद्रिका। और राजा भोज का क्या है? चंपू रामायण। अर्थात पद्माकर का पहले का क्या है साथियों? B, दूसरे का क्या है? D। तो B और D किस पे है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है साथियों। अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चौथा भी आपका गलत है। केशवदास का क्या है साथियों? तीसरे का है A और चौथे का है आपका
बी, चौथे क्या है साथियों, सी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश किसकी रचना है? पहला पद्माकर, दूसरा भूषण, तीसरा केशवदास, चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। हितोपदेश किसकी रचना है साथियों? तो साथियों ये रचना है पद्माकर की। जी हाँ, पद्माकर की है। वास्तविक नाम क्या है साथियों इनका? वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है प्यारेलाल। क्या नाम है वास्तविक? प्यारेलाल नाम है। इन्हें रीति काल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। किस काल के? रीति काल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं साथियों। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं साथियों, तो पहला तो आपको इधर पता ही हितोपदेश है, प्रबोध पंचासा, प्रबोध पंचासा और एक 25 है, ठीक है ना, वो मेरे को याद नहीं है। दूसरा गंगा लहरी, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। बिखरे मोती किसकी रचना है? पहला माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नमी। बिखरे मोती किसकी रचना है साथियों? तो बिखरे मोती कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इनके बारे में देखते हैं। तो जन्म साथियों, जन्म की बात करें तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी लिख दिया हूं। काव्य संग्रह क्या है साथियों? त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। ये रचना ही है ना काव्य संग्रह, ये काव्य संग्रह में इसकी रचना की है। दूसरा कहानियों में रचना, ये अलग अलग है साथियों, ये सब इनकी रचनाएं ही हैं, ठीक है ना, जो बता रहा मैं सब ये क्या है, रचनाएं हैं, परंतु उसका अलग अलग नाम है। जैसे काव्य संग्रह के अंतर्गत त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी आएगी। कहानी के अंतर्गत साथियों बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे, ये क्या है इनकी कहानियां। और बाल कविता क्या है साथियों? बाल कविता की बात करें तो बच्चों में रहता है सभा का खेल, सभा के खेल। बच्चों में क्या रहता है साथियों? विवेचना, अर्थात विवेचनात्मक। और साथियों गल्प विहार, क्या रहता है? गल्प विहार। तो ये क्या सब हो गई? बाल कविताएं हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? साथियों आपको असत्य बताना है कौन सा इसमें असत्य है। पहला एक साइड माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुक्तिनाथ, भवानी प्रसाद में अंधेरी कविता और शरद जोशी भोला राम का जीव। इसमें से असत्य कथन कौन है साथियों, ये बताना है। तो साथियों आपका है शरद जोशी असत्य कथन, क्योंकि भोला राम जीव किसका है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की है भोला राम जीव। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म शाजापुर के मध्य प्रदेश में हुआ, मतलब मध्य प्रदेश के शाजापुर में।
प्राणार्पण इनके द्वारा रचित प्रमुख खंड काव्य साथियों। इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और साथियों चौथा ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? साथियों आपका सही आंसर होगा, देखते हैं, शाजापुर में हुआ था इनका जन्म, तो ये भी सही है, और प्राणार्पण इनकी खंड काव्य की रचना है साथियों, अर्थात ये भी सही, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर से सही होगा, ऑप्शन नंबर से करेक्ट। आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला गीत फरोश, दूसरा खुशबू के शिलालेख, तीसरा चकित है दुख, चौथा बुनी हुई रस्सी। किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था भवानी प्रसाद मिश्र को साथियों? तो वो दी गई थी बुनी हुई रस्सी के लिए दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तिलिस्म किसकी रचना है? शरद जोशी, पंडित हरिशंकर परसाई, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तिलिस्म किसकी रचना है? तो साथियों तिलिस्म है शरद जोशी की रचना। किसकी है? शरद जोशी की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? शरद जोशी से संबंधित नहीं है साथियों। पहला परिक्रमा, दूसरा तिलिस्म, तीसरा दूसरी सतह, तीसरा योग चरण। कौन सा नहीं है? तो शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ साथियों? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्लियर। अब इनकी रचना की बात करते हैं। जब रचना पता रहेगा तब तो हम दूसरा बताएंगे। तो रचना क्या है साथियों? परिक्रमा। ठीक है, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, एक था गधा। तिलिस्म, मैं और केवल मैं और केवल मैं। तिलिस्म। ठीक है, दूसरी सतह। ये सब क्या है साथियों? ये सब क्या है? शरद जोशी की रचना है। ये सब क्या है साथियों? शरद जोशी की रचना है। क्या क्या है? परिक्रमा, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठ, पिछले दिनों, यथासंभव, हाथी, अंधों का हाथी, एक था गधा, और तिलिस्म, मैं और केवल मैं, और साथियों दूसरी सतह। ये सब किससे संबंधित हैं? शरद जोशी से। तो साथियों आपका युग चरण आपका शरद जोशी से संबंधित नहीं है। तो साथियों युग चरण फिर किससे संबंधित है? तो ये है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी से संबंधित है कौन? योग चरण। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, राम रसायन के लेखक कौन है? साथियों मैं बता चुका हूं कि राम रसायन के लेखक कौन है। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं, पद्माकर, ईसुरी, भांस, राजशेखर, कौन है साथियों राम रसायन के लेखक? तो आपको पता है कि राम रसायन के लेखक हैं साथियों पद्माकर, जिन्हें प्यार से या फिर वास्तविक नाम प्यारे लाल है, जिनकी रचना है हितोपदेश, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय। ये सब क्या है? पद्माकर जी की रचनाएं हैं। क्लियर साथियों? तो साथियों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।